आप देख रहे हैं वतन समाचार। मैं हूं मोहम्मद अहमद। आज हम एक बार फिर इंडिया इस्लामिक कल्चर सेंटर को लेकर के बात करेंगे, लेकिन कई सारी चौंकाने वाली चीजें हैं। अगर कोई आपसे यह कहे कि पिछले लगभग 20 सालों में इंडिया इस्लामिक कल्चर सेंटर लगभग 297 करोड़ रुपए के खसारे में है, तो क्या आप विश्वास करेंगे? अगर कोई आपसे यह कहे कि इंडिया इस्लामिक कल्चर सेंटर की ये जो पूरी इमारत है आज जीरो हो चुकी है और सेंटर को बनाने के लिए लगभग 50 से 100 करोड़ रुपए की जरूरत है और सेंटर के पास मात्र 7 करोड़ रुपए हैं, यानी आज भी लगभग 97 करोड़ रुपए अगर सेंटर को बनाने पड़े तो उसकी जरूरत है। कहां से आएगा वो पैसा? 800 करोड़ रुपए की जमीन और साथ में लगभग 20 से 25 करोड़ रुपए आज के 30 साल पहले की लागत, वो आज पूरी धराशायी हो चुकी है। अगर कोई आपसे यह कहे तो क्या आप विश्वास करेंगे? ये और इन जैसे अनेकों आरोप, अनेकों सवालात और अनेकों चीजें हैं जिस पर आज हम बात करेंगे कलीमुल हफीज साहब के साथ, जो इंडिया इस्लामिक कल्चर सेंटर के इंटीरियर आर्किटेक्ट डिजाइनर हैं और साथ ही इंडिया इस्लामिक कल्चर सेंटर को इन्होंने करीब से देखा है और उसके साथ ही एक आर्किटेक्ट हैं, तो ये समझ सकते हैं कि एक इमारत कितने सालों तक कायम रह सकती है, कितने सालों के बाद उसकी वैल्यू जीरो हो जाती है। एक इमारत, चूंकि एक ये होटल चलाते हैं इंडिया इस्लामिक कल्चर सेंटर में, चूंकि होटल भी हैं, एक गोश्ताना के नाम से रेस्टोरेंट भी चलाते हैं इंडिया इस्लामिक कल्चर सेंटर में, चूंकि रेस्टोरेंट भी है, एक कॉफी शॉप भी है, तो उनसे आमदनी कैसे होती है, वो आमदनी कहां जाती है, ROI यानी रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट क्या होता है, ये सारी चीजें आज हम कलीमुल हफीज साहब से समझने की कोशिश करेंगे। कलीमुल हफीज साहब, वतन समाचार में आपका स्वागत है। बहुत शुक्रिया मुझे मौका देने के लिए। कलीमुल हफीज साहब, आज आपके हाथ में एक रिसर्च पेपर है और इंटरव्यू से पहले जब हम आपसे बात कर रहे थे तो कई सारे चौंकाने वाली चीजें आपने बताई। अगर कुछ हमारे दर्शकों को आप वो चीजें शेयर कर पाएं। देखिए, पहले तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि आज हमारे वतन अजीज़ में जो मुसलमानों की जो पोजीशन है या जो उसकी ज़ुबू हाली है, उसके पीछे बहुत सारी वजूहात हैं, लेकिन उसमें एक वजह यह है कि हम अपने इदारों को अकाउंटेबल नहीं बनाते। हम अपनी लीडरशिप से ये सवाल नहीं करते कि आखिर आपको जो जिम्मेदारी दी गई थी उसका आपने किस हद तक निभाया, कहाँ आप फेल हुए और कहाँ आपने वो चीज़ अचीव की। सेम सीन हमारे इंडिया इस्लामिक कल्चर सेंटर के साथ भी है कि जिस लीडरशिप को या जिस मैनेजमेंट टीम को हमने इंडिया इस्लामिक कल्चर सेंटर को मैनेज करने की जिम्मेदारी दी, आखिर उसने क्या मैनेज किया और क्या खोया, क्या पाया। जैसे मैंने पहले भी अर्ज कर चुका हूं कई प्लेटफॉर्म पे, कई इंटरव्यूज़ पे, कि वो एक कम्युनिटी इंस्टीट्यूशन है, उसका प्राइम ऑब्जेक्ट है सोशल वर्क। वो उस पर उसने खातिरखा काम नहीं किया, कोई एक भी ऐसा काम नहीं किया जो कोई सोशल इम्पैक्ट डाल सके या उसको वो नुमाया काम कह सकें आप, या जिसका जिक्र किया जा सके। अब आते हैं दूसरा एस्पेक्ट जिसपे जो उसके सदर थे सिराजुद्दीन कुरैशी साहब, क्योंकि वो एक बिजनेसमैन थे, तो उन्होंने उसको कॉमर्शियल नहज पे चलाया। तो आखिर आप देखना ये है कि आखिर कॉमर्शियली इंडिया इस्लामिक कल्चर सेंटर ने क्या खोया, क्या पाया। अब मैं आपके चैनल के तवज्जुह से जो हमारे इंडिया इस्लामिक सेंटर के जो मुअज़्ज़िज़ मेंबरान हैं, मैं उनके गोशेगुजार ये करना चाहता हूँ कि पहले तो आप ये जान लें कि इंडिया इस्लामिक कल्चर सेंटर में वो आखिर कौन कौन सी चीज़ें हैं जिनको कॉमर्शियली रेंट आउट किया जाता है, बेचा जाता है या उससे रेवेन्यू जनरेट होता है। उसमें ख़ास तौर से 30 कमरे हैं। उसमें एक प्रेसिडेंशियल सूट है जिसका किराया 7,300 रुपये है, ये 4 उसकी स्वीट है जिसका किराया 3,300 है, और 25 उसके स्टैंडर्ड रूम हैं जिनका किराया सिंगल ऑक्यूपेंसी 1,500 और डबल ऑक्यूपेंसी 2,000 है। इसमें सर्विस टैक्स जुड़ जाता है और प्लस जीएसटी जुड़ जाती है, तो ज़्यादा हो जाता है। लेकिन आज हमने जितनी कैलकुलेशन की है जीएसटी के अलावा की है, क्योंकि हमारा मानना ये है कि अगर जीएसटी इंडिया इस्लामिक सेंटर लेता है तो उतनी ही उसको जमा भी करानी पड़ेगी। गवर्नमेंट को कर देता है, वो गवर्नमेंट को कर देता है। इसलिए हमने जीएसटी को ना हमने इनकम में लिया है, ना हमने उसको एक्सपेंडिचर में लिया है। इसके अलावा
एक BS अब्दुल रहमान ऑडिटोरियम है, एक कॉन्फ्रेंस हॉल 1 है, एक कॉन्फ्रेंस हॉल 2 है, एक बोर्ड रूम है और एक एग्जीक्यूटिव लाउंज है। इसके अलावा बेसमेंट में एक बैंक्वेट हॉल है, एक शादी के लिए बाहर का लॉन है, फ्रंट लॉन, और एक ओपन एम्फी थिएटर कहलाता है जो पीछे का लॉन है, और एक लाइब्रेरी कोर्टयार्ड है, एक गोल्डन कोर्टयार्ड है, एक वहां पे कॉफी शॉप है जिससे मंथली किराया आता है, इस वक्त 1 लाख रुपए महीना उसका किराया आ रहा है, और एक रेस्टोरेंट है जो करीम को दिया हुआ है, और करीम के नाम से वो उसका जो ग्रॉस रेवेन्यू होता है उस पर इंडिया इस्लामिक कल्चर सेंटर 18% लेता है। ये मोटा मोटा वो चीज़ें हैं जो इंडिया इस्लामिक कल्चर सेंटर बेचता है और कमर्शियल रेट पे बेचता है। कोई किसी मेंबर को किसी तरह की कोई सब्सिडी नहीं है। अब हम ये जायज़ा लेते हैं कि आखिर अगर कमर्शियल रेट पे हमने बेचा तो हमने क्या, हमें उसका हासिल होना चाहिए था, क्या आमदनी होनी चाहिए थी, इस पे हमने एक रिसर्च की है। ये जो मैं जितने रेट लिए हैं मैंने, ये इंडिया इस्लामिक कल्चर सेंटर का ही टैरिफ कार्ड है, उन्हीं के टैरिफ कार्ड का जो मौजूदा रेट है वो लिया है, क्योंकि रूम के रेट पहले कुछ ज़्यादा थे, अब उन्होंने जो इस वक्त मौजूदा हैं हमने वो काउंट किए हैं। इस हिसाब से अगर मैं 1 महीने का मैंने जो रूम से आमदनी निकाली है, मैं ये मान के चल रहा हूँ कि 80% रूम हमारे ऑक्युपाइड रहे, तो 13,67,000 का टोटल हम उससे रेवेन्यू जनरेट करेंगे। इसी तरीके से ऑडिटोरियम भी मैं मान के चलता हूँ कि 80% ऑक्युपाइड रहा, उससे हम 9 लाख का रेवेन्यू जनरेट करेंगे। और कॉन्फ्रेंस हॉल 1, 2, बोर्ड रूम और एग्जीक्यूटिव लाउंज को मैंने माना है कि 50% ऑक्युपाइड रहा, तो इन चारों से हम 11,10,000 का रेवेन्यू जनरेट करेंगे। मेन लोन एम्फी थिएटर यानी कि जो नीचे वाला लोन है, बैक साइड वाला, बैंक्वेट हॉल और लाइब्रेरी कोर्टयार्ड और गोल्डन कोर्टयार्ड, इसको भी मैंने जो है 50% सिर्फ ऑक्यूपेंसी मानी है कि साल में आधे 6 महीने खाली रहता है वो, तो उससे हम 24,30,000 रुपये जनरेट करेंगे। और एग्जीबिशन लगती है बैंक्वेट हॉल में और गोल्डन कोर्टयार्ड में, मैंने सोचा है महीने में 1 बार लगती है, इस तरह से 1 लाख रुपए हमने उससे जनरेट करके टोटल जो हमने जनरेट किया रेवेन्यू वो 59,14,270 रुपये हुआ। इसके अलावा हमने, चूंकि ये ग्रॉस रेवेन्यू हमने जनरेट किया, उसका हमने खर्चा ये माना जिसमें हाउस कीपिंग, अपकीपिंग, मेंटेनेंस, स्टाफ सैलरी, इलेक्ट्रिसिटी एंड अदर कंज्यूमेबल्स, चूंकि रूम में भी ब्रेकफास्ट नहीं देते हैं और भी किसी जो लॉन वगैरह देते हैं उसमें भी कुछ नहीं देते हैं, वो लॉन जो भी टेंट हाउस वगैरह है या सर्विसेज या बेरर्स हैं या कुछ भी है वो बाहर से उसको हायर करना पड़ता है, तो इसलिए कम खर्च होना चाहिए। लेकिन मैंने माना है कि वो एरिया बड़ा है और उसको मेंटेनेंस में ज़्यादा पैसे खर्च होते हैं, मेरे हिसाब से 20 से 25% खर्च आना चाहिए, लेकिन मैंने इसको 35% खर्च लिया है, तो खर्च हुआ 20,69,000 रुपये पर मंथ। रेवेन्यू जनरेट हुआ 59,14,000, तो टोटल जो नेट इनकम पर मंथ हुई वो 38,44,000 रुपये हुई। दूसरी इनकम 1 लाख रुपये कॉफ़ी शॉप से आती है, और जो करीम रेस्टोरेंट है उसको मैंने ये माना है कि 2 लाख रुपए भी पर डे की भी अगर वो सेल करता है तो उस महीने में 60 लाख की सेल हुई, और 60 लाख का 18% हुआ 10,80,000, तो 10,80,000 मैंने वहाँ से माना है। तो ये टोटल मंथली जो इनकम हुई 50,24,275 रुपये हुई। इसके अलावा अब खर्च, मेजर और खर्च क्या है, मेंटेनेंस तो मैंने ले ली 21 लाख रुपये करीब। मैंने माना कि ये जो जितने मिलन होते हैं, ईद मिलन, होली मिलन, दिवाली मिलन, गुरुपूरब, क्रिसमस, अली डे, हुसैन डे, सीरतुन्नबी कमेटी का या हेल्थ कैंप या कोई और दूसरा ऑब्लिगेटरी जो प्रोग्राम होता है, मैंने माना कि ये 10 प्रोग्राम भी करते हैं तो ये 3 लाख रुपए भी मैं एक प्रोग्राम पे मानूं तो 30 लाख रुपए खर्च करते हैं साल में। उस 30 लाख रुपए को मैंने घटाकर देखा तो इनको टोटल जो पूरे साल का, अगर 50 लाख रुपए के हिसाब से पूरा जो आमदनी हुई उनकी वो 6 करोड़ 2 लाख रुपए पर ईयर हुई, और अगर 30 लाख रुपए मैं ये भी घटा दूं तो इनकी टोटल हुई 5 करोड़ 72 लाख 91,306 रुपये नेट आमदनी हुई। अब इस आमदनी को अगर हम ये तसव्वुर करें कि 2006 में इंडिया इस्लामिक कल्चर सेंटर 12 जून 2006 में इनॉग्रेट हुआ, और अभी जून आने वाली है तो कमोबेश 18 साल उसको हो चुके, 1 साल का आप कोविड पीरियड निकाल दें तो 17 साल से मुसलसल इंडिया इस्लामिक कल्चर सेंटर आमदनी कर रहा है। अब सवाल ये है
कि क्या अगर 2006 से इतनी आमदनी करता कोई इदारा, यानी 5,72,91,306 रुपये पर ईयर कमाता, तो आज उसकी वर्थ कितनी होती। यानी मैंने लीस्ट काउंट किया है कि अगर 8% पे एफडी करा देते बैंक में, जो कि कुछ अमाउंट की इंडिया इस्लामिक सेंटर ने 7.5 करोड़ की एफडी कराई हुई है, इसलिए मैंने उसी से कंपेयर किया है, तो इस पे अगर कंपाउंड इंटरेस्ट लगता 8% के हिसाब से, तब आज ये 297 करोड़ रुपए होते ही। ये तो हो गया टोटल इनकम जो हमारी वहां के जो फैसिलिटीज हैं उससे जनरेट हुई। इसके अलावा जो मैंने मेंबरशिप काउंट की है, मेंबरशिप में अगर मैं ये मान के चलूं कि 2009 तक 2200 मेंबरशिप हो गई, और 2006 तक चूंकि उसके बाद लोन भी चलता रहा और लोन भी रिपे किया होगा, तो मैंने 2009 तक की मेंबरशिप को ये माना कि इन्होंने खर्च कर लिया होगा, वेव ऑफ मैंने ये काउंट कर लिया कि इन्होंने उसके इंटीरियर में या लोन को रीपे करने में पेमेंट कर दी होगी। तो उसके बाद जो 2009 से जो आज तक मेंबरशिप हुई है, यानी कि 2200 से लेकर 4000 तक, जो अलग अलग रेट की है, कुछ 30,000 की है, कुछ 50,000 की है, और 150 के करीब वो 1 लाख रुपए की भी मेंबरशिप है। तो ये टोटल मिलके होते हैं 10 करोड़ 25 लाख रुपए 2009 के बाद की मेंबरशिप। अब 10 करोड़ 25 लाख में 7.5 करोड़ तो कहते हैं कि हमारे पास एफडीआर है, तो इसका मतलब ये हुआ कि 3.25 करोड़ रुपए ये, और 297 करोड़ वो, यानी टोटल 300 करोड़ रुपया होना चाहिए था इंडिया इस्लामिक कल्चर सेंटर के पास, जो नहीं है। क्योंकि मैं एक बिजनेसमैन हूं, इत्तेफाक से मैं भी 30 कमरों का ही होटल चलाता हूं, मेरे पास भी एक ऑडिटोरियम है, एक कॉन्फ्रेंस हॉल है, एक रेस्टोरेंट है, तो इसलिए मैं बिल्कुल फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन दे रहा हूं आपको। कमर्शियली पिछले 10 साल से चलाता हूं, मेरे होटल से आप लोग वाकिफ हैं, और इंडिया इस्लामिक कल्चर सेंटर से काफी कम रेट पे चलाता हूं अल्हम्दुलिल्लाह। तब उस एक्सपीरियंस की बुनियाद पे मैं ये डाटा आपको दे रहा हूं। तो इसलिए अब सवाल ये है कि अगर इंडिया इस्लामिक कल्चर सेंटर के पास आज 7.5 करोड़ के अलावा कोई पैसा नहीं है, तो आखिर ये जो 300 करोड़ रुपए हैं वो सिराज साहब बताएंगे या सिराज साहब की टीम बताएगी वो कहाँ गए। क्योंकि 30 बरस पहले इस बिल्डिंग को बनाने में तकरीबन 20 करोड़ रुपए खर्च हुए। जितने भी जो अकाउंट्स की नॉलेज रखते हैं या जो समझ रखते हैं वो जानते हैं कि बिल्डिंग डेप्रिशिएट होती है। 30 साल में बिल्डिंग बिल्कुल जीरो हो चुकी है, उसकी जो कागजों में वैल्यू है वो जीरो है। यानी अगर आज आपको बिल्डिंग तोड़ के दोबारा से बनानी पड़े तो आपके पास इतने पैसे भी नहीं हैं, आप झोला उठा के चल देंगे और जगह जगह आप चंदे की भीख मांगेंगे। और लोग और जो टीम है उसको आखिर इस बात का एहसास भी नहीं है कि हमने इसको कॉमर्शियल नहज पे चलाया, तब भी इसकी आमदनी नहीं है। आखिर क्या वजह है? उस ज़मीन की कीमत इस वक्त मार्केट की 800 करोड़ रुपए, अगर 10 लाख रुपए गज से भी मैं लगाऊं, 8,000 गज ज़मीन है, 800 करोड़ की ज़मीन है, और 20 से 25 करोड़ रुपए उस पर बनाने में लगे। आप बताइए अहमद साहब कि इतनी कॉस्टली चीज़ और वो कमर्शियली एक्सप्लॉइट हो रही हो, तब भी वो रेवेन्यू जनरेट ना करे, तो आखिर उससे सवाल तो उठेगा ना। दूसरी बात, होटल का या 5 स्टार होटल का या इवन 4 स्टार होटल का एक थंब रूल है कि हर 10 साल बाद रूम्स जीरो हो जाते हैं, उनको फुल रेनोवेट करना पड़ता है। और रेनोवेशन का मतलब होता है वो अप्रोक्सीमेटली नए बनते हैं पूरी तरीके से। क्या इंडिया इस्लामिक कल्चर सेंटर आज इस कंडीशन में है कि वो रेनोवेट करा सके? तीसरी बात, अगर आप ये आमदनी कर रहे होते आप हर साल, तो कम से कम इस इतनी आमदनी का एफडीआर, तो मैंने इसलिए कही क्योंकि ये सबसे लीस्ट और सबसे काहिल लोगों का काम है कि वो एफडीआर कर दें। जो प्रोग्रेसिव लोग होते हैं, डायनेमिक लोग होते हैं, जो मैनेजमेंट की थोड़ी एबीसीडी भी जानते हैं, वो इसको इन्वेस्ट करते हैं। वो या तो और जगह लेते स्टेट में, अगर अलग अलग जगह हर साल 17 स्टेट में अब तक इंडिया इस्लामिक कल्चर सेंटर की जगह ले ली होती, तो आज उसकी कितनी वर्थ होती, वो कितना कम्युनिटी के काम आता। तो सवाल अब ये है मोहम्मद अहमद साहब, ये इदारा उन लोगों के हाथ में है जो इस कम्युनिटी के टॉप ब्यूरोक्रेट, टॉप टेक्नोक्रेट, टॉप बिजनेसमैन, टॉप प्रोफेशनल शामिल है इस मैनेजमेंट में। तो अब आप अंदाजा लगाइए इस कम्युनिटी का जो नीचे का जो तबका है उसका क्या हाल होगा। और आप दिन भर और रात भर जो
गालियां देते हैं या बुरा भला कहते हैं वो हुकूमत को देते हैं या किसी और दूसरी एजेंसीज को देते हैं या हमारे जो ब्रदर हैं जो दूसरी कौमें हैं हम उनको इसके जिम्मेदार ठहराते हैं। क्या इसके हम जिम्मेदार नहीं है? ये इंडिया इस्लामिक कल्चर सेंटर का पूरा मैनेजमेंट आपके हाथ में है। अगर आपकी पूरी मैनेजमेंट ने आज ये कंडीशन में लाके खड़ा कर दिया इस इदारे को कि अगर आज आपको इसको डिमोलिश करके बनाना पड़ जाए तो फिर आप वही काम शुरू करेंगे जो 94 में मुसर अजहर साहब ने या और चौधरी आरिफ साहब ने और सब ने घर घर जाके चंदा इकट्ठा करके इतनी बड़ी इमारत तैयार करके दी थी। सिर्फ हम लोगों में सिर्फ 2 तरह के मादे डेवलप हो चुके हैं। एक तो ये कि जिसको हम इदारा देते हैं या तो उससे इतने मरूब हो जाते हैं कि उसे फर्शी सलाम लगाते हैं और उसकी तमाम गलतियों को नज़रअंदाज करते हुए उसके झूठी तारीफ में हम मुब्तला हो जाते हैं, या हम दूसरी तरफ चले जाते हैं कि उसकी इतनी इंसल्ट करते हैं उसके दस्ते गिरेबा होकर उसको गली में और कोर्ट में घसीट लेते हैं। सवाल ये है, आप नौजवान हैं, आप पे भी ये जिम्मेदारी है और मेरे ऊपर भी ये जिम्मेदारी है कि आखिर हम प्रोफेशनल अंदाज में अपनी लीडरशिप को जिम्मेदार ठहराएं। हम पूछें अपनी लीडरशिप से, भूल जाइए कि सिराजुद्दीन कुरैशी साहब के फेवर में कौन है और डिसफेवर में कौन है। सिराजुद्दीन कुरैशी साहब की इतनी वहाँ पे दबाव रहता था या इतना उनकी चलती थी कि किसी मेंबर की हैसियत, किसी मैनेजमेंट कमेटी के मेंबर की हैसियत नहीं जो साहब से कुछ पूछ ले। यहाँ तक कि जो बायलॉज में दर्ज थी 75 ईयर्स की एज, उसको भी बनवाने के लिए उनको कोर्ट जाना पड़ा। तो इसलिए सवाल तो ये अब होगा कि वो लोग जो उनके साथ रही पूरी टीम, उसमें आखिर क्या वजह रही। अभी भले से कोर्ट के थ्रू अभी इसका फाइनेंशियल ऑडिट होना है, लेकिन फाइनेंशियल ऑडिट क्या देखेगा? फाइनेंशियल ऑडिट सिर्फ ये देखेगा क्या आया, कितना आया और कितना खर्च हुआ। उसमें कुछ खुर्द बुर्द हुई, क्योंकि जो मैंने देखा, मैंने जब आखिर वहाँ इंक्वायरी की और अपने सोर्सेज से पूछा कि आखिर इसकी वजह क्या है, इसकी आमदनी क्यों नहीं है इंडिया इस्लामिक कल्चर सेंटर की। हम तो जब टेलीफोन करते हैं तो हमें कह देते हैं रूम बुक है, हम जब टेलीफोन करते थे कि ऑडिटोरियम चाहिए, ऑडिटोरियम साहब बुक है, अगले हफ्ते पूरा बुक है। तो आखिर वो आमदनी गई कहाँ? तो पता मुझे ये चला कि एक बात जनरल लिखी पाई गई वहाँ पे कि कॉम्प्लीमेंट्री अप्रूव्ड बाई प्रेसिडेंट, यानी कोई उसकी कार्रवाई नहीं है उसके पीछे आगे पीछे। सिर्फ एक जो भी ऑफिस का क्लर्क या कोई ऑफिसर उसको डील कर रहा है उसने सिर्फ इतना लिख दिया कॉम्प्लीमेंट्री अप्रूव्ड बाई प्रेसिडेंट। और आपको हैरानी होगी 2 से 4 रूम हमेशा उस इंडिया इस्लामिक कल्चर सेंटर में खाली रखे जाते हैं। सिर्फ इसलिए खाली रखे जाते हैं कि पता नहीं किस वक्त कौन वीआईपी प्रेसिडेंट साहब का या मैनेजमेंट कमेटी का आ जाए और उसको कॉम्प्लीमेंट्री देना पड़ जाए। यानी इदारे का फाइनेंशियल लॉस भी होता रहा। एक तरफ तो हमारा जो दर्द है, जो कर्ब है, वो ये कि कम्युनिटी के लिए कोई इम्पैक्टफुल काम नहीं किया, छोटे मोटे नेम सेक के लिए काम किए, जिसको मैंने बताया 30 लाख रुपए साल का मैंने खर्च दिया है, एक प्रोग्राम पे 3 लाख रुपए खर्च किए हैं, उससे कोई खास काम नहीं हो रहा, कोई कम्युनिटी को कोई उसका कोई बेनिफिट नहीं ट्रांसफर हो रहा, किसी मेंबर को कोई बेनिफिट नहीं हो रहा, किसी मेंबर को बैठने की जगह नहीं है वहां पे, किसी मेंबर को कॉफी पे, खाने पे, रूम में कोई सब्सिडी नहीं है। अगर ये आमदनी करके उस रूम को ही 500 रुपए का कर देते, कॉफी को ही 10 रुपए की कर देते, या खाना ही 50% में वहां कर देते, करीम के जो जनरल रेट है मार्केट में उससे 50% में आपको खाना मिलता, तो मैं मान जाता कि साहब यहां से इन्होंने रेवेन्यू जनरेट किया और मेंबरशिप पे खर्च कर दिया। तो ये एक बहुत ही तशवीशनाक, बहुत ही सीरियस बात है। 20 साल में लोग 300 करोड़ का खाना खा लेंगे? नहीं, सवाल 300 करोड़ का नहीं है। मेरे पास पूरी डिटेल मौजूद है, जितनी मेरी सकत या समझ है या सलाहियत है उस बेसिस पे मैंने ये टेंटेटिव रेवेन्यू जनरेशन निकाला है। मैं इस पे बहस करने को तैयार हूँ, मैं ये बात मानने को तैयार हूँ कि मुझसे गलती हो सकती है, लेकिन सवाल ये है कि ये जो 4000 मेंबर हैं, ये उनके सामने बात जानी चाहिए और ये पूछना चाहिए उस मैनेजमेंट से जो 20 साल से बैठा हुआ और 20 साल के बाद भी वो ना हटने के लिए कोर्ट जा रहा है, पता नहीं कौन कौन से जतन कर रहा है, लाखों रुपए कोर्ट में खर्च कर रहा है और ये कोशिश कर रहा है कि किसी तरीके से वो उसे 20 साल के बाद भी छोड़ना ना पड़े। तो मेरे दोस्तों, अजीजों, खास तौर से मेरे जो मोहतरम, जो दानिश्वर हजरात हैं मेरी कम्युनिटी के, मेरी आपसे दरख्वास्त है, बजाय इसके पर्सनल होने के कि हम सिराजुद्दीन कुरैशी साहब की कोई पर्सनल कमी को गिनाएं या उनकी मैनेजमेंट कमेटी की कोई पर्सनल कमी को गिनाएं, इससे बेहतर होगा कि हम इंडिया इस्लामिक सेंटर में जो उनकी कारकर्दगी है उस पर सवालिया निशान उठाएं, उनसे पूछें सवाल, वो देंगे जवाब, नहीं देंगे तब भी वो उनका जवाब होगा कि वो आपको फेस नहीं कर सकते। इसलिए मैंने अहमद साहब, लेकिन मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूं कि आपने मुझे ये मौका दिया है और आपके प्लेटफॉर्म से मैं ये जितनी भी चीज़ है मेरे पास रिकॉर्डेड है, मैं आपको ये दूंगा
ये टेंटेटिव है, इस फिगर पे बहस हो सकती है। ये 300 करोड़ की फिगर आप कह सकते हैं 150 करोड़ होगी, आप कह सकते हैं 50 करोड़ होगी, लेकिन आप ये नहीं कह सकते कि 8,000 स्क्वायर मीटर में लुटियन जोन जैसी वीआईपी जगह में बना हुआ इदारा जो कमर्शियली बेचा जा रहा हो और वो नुकसान में हो, ये नहीं कह सकते। मैं हरगिज नहीं मान सकता इस बात को। प्रॉफिट कम ज्यादा को मैं मान सकता हूं, तो इसलिए इसका हिसाब मेंबरान को इस मौजूदा मैनेजमेंट कमेटी से बाकायदा लेना चाहिए। मैं एज एक अदना खादिम की हैसियत से मैं तो ये अपनी जिम्मेदारी समझता हूं जिसको मैं अदा कर रहा हूं। लेकिन कलीमुल हफीज साहब, आपसे भी सवाल पूछा जाएगा। आप भी 2-3 बार चुनाव लड़ चुके, एक अच्छा वोट लेकर के आए, 500 मेंबरान का कम से कम आपको भी विश्वास हासिल रहा। आपने कभी ये पेशरफ पिछले 20 सालों में क्यों नहीं की? 20 साल बाद आपको याद क्यों आई? देखिए, सवाल 20 साल बाद नहीं है। मैंने तो पिछले 5 साल पहले भी ये एक अपना मेरा जो किताबचा है IACC एक ख्वाब जिसकी ताबीर अभी बाकी है, 2009 का मेरा एक इंटरव्यू है और मैंने ओखला टाइम्स को वो इंटरव्यू दिया है और उसमें मैंने बाकायदा ये बात कही है, वो इंटरव्यू मैं आपको भेज दूंगा। उसमें मैंने ये कहा था 2009 में कि सिराजुद्दीन कुरैशी साहब जो सबसे गलत काम कर रहे हैं वो ये कर रहे हैं कि इस इदारे को कमर्शियल नहज पर डाल करके पूरी इदारे की एनर्जी कमर्शियली जो मैनेजमेंट है उस पर जा रही है, जबकि इसको सोशल और ख़ास तौर से जो कम्युनिटी रिलेटेड इश्यूज़ हैं उस पर लेके जाना चाहिए इसको, ताकि इसका पूरा काम, उसका पूरा जो भी रिजल्ट ओरिएंटेड होगा वो कम्युनिटी इश्यूज़ को लेके होगा। लेकिन सराज साहब ने डबल नुकसान किया। सराज साहब को मैं बार बार इसलिए नाम ले रहा हूँ क्योंकि सराज साहब की लीडरशिप थी। सराज साहब का एक बाकायदा एक मामूर था AGM में से लेके और तमाम प्रोग्राम में कि सराज साहब किसी को बोलने नहीं देते, खुद ही प्रोग्राम कंडक्ट करते थे, खुद ही की सदारत होती थी, खुद ही रिजॉल्व कर देते थे और उनके जो हवारीन होते थे वो पूरे उसमें AGM में बैठ के और शोर मचाया और कह दिया हो गया हो गया हो गया, सब कुछ हो जाता था। आपको मैं बता दूं, ये जो 2,000 रुपये सब्सक्रिप्शन की बात जो चल रही है, ये 2,000 रुपये सब्सक्रिप्शन भी AGM में बाकायदा मैं भी उसमें मौजूद था, हम अपोज कर रहे थे कि भाई 1,000 रुपये काफ़ी है, 2,000 मत कीजिए। लेकिन सराज साहब ने ज़बरदस्ती वहाँ पे कहलवाया और उनके हवारीन ने, उनके जो चाहने वाले थे, उन्होंने कह दिया हो गया हो गया हो गया, 2,000 हो गया। लेकिन उनके चाहने वाले तो 2, 10, 20, 25, 50, 100 रहे होंगे। मेंबरशिप तो 2,000 लोगों की है। मान लीजिए अगर 500 लोग भी जाते हैं तो क्या 500 लोग इतने बेबस थे कि उन 20 को कन्विंस नहीं कर पाते थे? नहीं, AGM में 500 नहीं जाते। AGM में हार्डली 200 लोग पहुंचते थे, बहुत ज़्यादा होते थे तो 250 हो सकते थे, बहरहाल 200 से नीचे ही रहते थे। और वो देखिए, जो उसके मेंबरान हैं बहुत मुअज़्ज़िज़ हैं, वो अपनी इज्जत को डरते हैं। अगर 10 लोग भी वहाँ खड़ा होकर हंगामा कर दें तो लोग फिर उनको जवाब नहीं देते थे, चूँकि लोग उस लेवल पर जाना नहीं चाहते। मैं तो ये समझता हूँ कि ये आखिर जो मैनेजमेंट है, जिन सिराजुद्दीन कुरैशी साहब इसके लिए डायरेक्ट रिस्पॉन्सिबल है। मैं कहना ये चाह रहा हूँ, जो हुआ वो हो गया, अब तो वो वापस नहीं आ सकता। नहीं, लेकिन अब सिर्फ ये हो सकता है, एहतसाब तो हो सकता है ना कि चूक कहाँ हुई, मिसमैनेजमेंट कहाँ हुआ। अगली जो लीडरशिप आ रही है, क्योंकि आप भी, आपके हवाले से भी ऐसी खबरें आ रही हैं कि प्रेसिडेंट की दौड़ में आप भी आ सकते हैं, तो एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी ना ऐसे लोगों पे जो चुन के आएगी टीम। एक तरफ आसिफ हबीब साहब का नाम है, उधर SM खान साहब का नाम भी आ रहा है, उधर सलामतुल्लाह खान साहब के भी नाम आ रहे हैं, बहुत सारे लोग हैं, ब्रेन लोग हैं। तो कौन आएगा, जीतेगा, हारेगा, क्या होगा, समय बताएगा। तो ये जिम्मेदारी आप लोगों में तो आएगी ना। बिल्कुल, मैं इसीलिए ये डॉक्यूमेंट चाहता हूँ, ये बात मैं चाहता हूँ कि आम मेंबर तक पहुँचे ताकि वो फैसला कर सकें। इस तरह की जब हम तज्जिया करते हैं और इस तरह का जब हम अपनी लीडरशिप के सामने ये बात रखते हैं कि ये होना चाहिए था, आपने क्यों नहीं किया, बताइए, जवाब दीजिए, तो इससे 2 फायदे होते हैं। एक तो जो अगर उसका वक्त बचा हुआ है उस प्रेजेंट मैनेजमेंट का, वो उसको कोशिश करता है उसको अचीव करने की। दूसरा, उसके बाद जो नेक्स्ट जो टीम आती है उस पर दबाव रहता है। तो यकीनन इसका दबाव आने वाली जो लीडरशिप या जो मैनेजमेंट टीम होगी उस पर रहेगा और रहना चाहिए और उसको अकाउंटेबल होना चाहिए, क्योंकि ये इसी तरह की हमारी हरकतें रही हैं तमाम इदारों में। हमने अपनी लीडरशिप से हिसाब ही लेना छोड़ दिया, या तो हम ईमान लाए तो बिल्कुल ईमान ले आए, बिल्कुल उसके पीछे ऐसा हो गए जैसे अंधभक्त की तरह, जो आजकल मैं देखता हूँ बहुत सारे लोग अभी कह रहे हैं एक बड़ा। लेकिन अगर कोई सवाल भी कर लेता है तो कलीमुल हफीज साहब, आपको अंदाजा होगा जितनी गालियां पड़ती हैं, जितनी बदतमीजियां उसके साथ होती हैं कि मतलब नौज़ुबिल्लाह हज़रत की शान में गुस्ताखी का मतलब रसूलुल्लाह की शान में गुस्ताखी हो गई। जी हाँ, अभी मैं एक बहुत आपको आपके इल्म में भी होगा, लेकिन मैं हैरान कौन बात बताता हूँ कि कुछ मेंबर से 150 मेंबर से 1 लाख रुपए मेंबरशिप ले ली गई।
जबकि उसका बोर्ड का रिजोल्यूशन या एजीएम का कोई रिजोल्यूशन नहीं है, अप्रूवल नहीं है। तो इस बात को लेकर एक ग्रुप, सिराजुद्दीन कुरैशी साहब के कुछ चाहने वाले हैं 2-3 लोग, वो ऐसा इल्जाम लगा रहे हैं कि ये सारी गलती मैनेजमेंट, जो मेंबरशिप कमेटी के कन्वीनर है उनकी और ट्रेजरार की है कि उसने पैसे क्यों ले लिए। यानी जो जिसके इशारे पे ये काम हो रहा है, जो अप्रूव कर रहा है प्रेसिडेंट, जाहिर बात है प्रेसिडेंट लीडर है, वही हर चीज की अप्रूवल देता है, उसी के बिना उसके अप्रूवल के तो कोई मेंबर बन नहीं सकता। नहीं, लास्ट जो साइन होता है तमाम लोगों के बाद प्रेसिडेंट का साइन होता है। अगर प्रेसिडेंट का साइन ना हो तो आप मेंबर बन ही नहीं सकते। जी हाँ, तो प्रेसिडेंट का वो नाम नहीं ले रहे हैं, वो कह रहे हैं प्रेसिडेंट जिम्मेदार नहीं है, ये तो जिम्मेदार है। सच बात ये है कि अब तक जो भी कुछ हुआ वहां पे, मेरे बहुत अच्छे रिश्ते हैं सिराजुद्दीन कुरैशी साहब से, मैं उनकी पर्सनल इज्जत भी करता हूं, लेकिन बिना सिराजुद्दीन कुरैशी साहब की मर्जी के वहां एक पत्ता नहीं हिला। जो भी काम हुआ, अच्छा हुआ, बुरा हुआ, नहीं हुआ, ज्यादा हुआ, कम हुआ, ये सब सिराजुद्दीन कुरैशी साहब की जिम्मेदारी है। अलबत्ता जिस दिन से ये बोर्ड रेजोल्यूशन पास हो गया कि साहब अब उनकी 75 साल की उम्र हो गई और अब वो सदारत के अहल नहीं रहे, उसके बाद फिर कोर्ट प्रोसीडिंग हो गई, तब से उनका दखल अमल कम हो गया। कम नहीं, खत्म हो गया, मतलब खत्म हो गया। तब के बाद का जो जिम्मेदार वो नहीं है, लेकिन उससे पहले के वो जिम्मेदार, अगर उनकी टीम जिम्मेदार है तो मोर देन 60% जिम्मेदार अकेले सिराज साहब हैं। क्योंकि सिराज साहब ने जो भी काम किया वो सब अपने पर्सनल कैपेसिटी में किया, और जितना भी ये इसका ऑब्लिगेशन हुआ है, जितने भी कॉम्प्लीमेंट्री रूम दिए गए हैं, जितने भी वीआईपीज, मिनिस्टर्स, सरकार की चीजें, या दिस वे और दैट वे, या जो अपने बिजनेस इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट किया है, या पर्सनल ग्लोरिफिकेशन हुआ है, या बाहर के मुल्कों के सफ़ीर, या बाहर के मुल्कों के राजा, या बाहर के मुल्कों के जो प्राइम मिनिस्टर या प्रेसिडेंट आए, उनको जो गुलदस्ते लिए दिए गए हैं, वो सब सिराज साहब ने दिए हैं। तमाम पूरी दुनिया में चले जाइए, सिराजुद्दीन कुरैशी साहब के नाम से ही जाना जाता है इदारा हो। तो जब सिराजुद्दीन कुरैशी साहब ने ही सारे तमाम ये जो एंजॉय की हैं, जितनी भी फैसिलिटीज़ थी, तो जाहिर बात है सवाल तो उन्हीं से होगा ना। तो मेरा ये डायरेक्ट सवाल है, मैं सिराज साहब के साथ मुअद्दबाना दरख्वास्त करते हुए और तमाम मुअज़्ज़ज़ मेंबरान की हाज़िरी की हुजूर में ये हाजिर होकर कह रहा हूँ कि आखिर ये जो कैलकुलेशन है मेरी, इसको आप लोग देखिए, इसकी ऑक्यूपेंसी को आप कम ज़्यादा कर सकते हैं। आप कह सकते हैं 70% ऑक्यूपेंसी रही होगी, 60 रही होगी, 50 रही होगी, कर सकते हैं, लेकिन उसके बाद भी अमाउंट तो आएगा ना निकल के प्रॉफिट का, वो आखिर कहाँ गया। आप ये कह सकते हैं, जो अक्सर कहा जाता है कि साहब उसका तो ऑडिट होता है, उसकी तो हर साल की एनुअल रिपोर्ट है। तो ऑडिट में हुजूर सिर्फ वो होता है जब क्लाइंट अपने सीए को बोलता है मैंने ये रिसीव किया और ये मैंने खर्च किया। इसको आप हिंदुस्तानी कानून या हिंदुस्तानी जो अकाउंटिंग जो लॉ है उसके हिसाब से इसको फिट कर दीजिए, वो फिट करके दे देता है, क्या खोया क्या पाया आपने। सच बात ये है, जो कि बिल्कुल लेमन टर्म में है, कि आपको आखिर 825 करोड़ रुपए की हैसियत वाला इदारा दिया गया जिसको आपने कमर्शियल चलाया 2006 से लेकर 2024 तक, एक साल माइनस कर दिए, 17 साल में आखिर इसका प्रॉफिट कहाँ है, और नहीं है तो क्यों नहीं है, और क्यों अगर वो घाटे में गया तो उसके लिए क्या आप जिम्मेदार हैं या नहीं है। मुझे सिर्फ इतना जवाब दे दीजिए। बहुत शुक्रिया। तो ये थे कलीमुल हफीज साहब। सिराज साहब जाहिर सी बात है यही कहेंगे कि बरहम ही रहा जालिम कर डाले जतन सारे, इतना ही कहा था बस आशिक हूं तेरा प्यारे। लेकिन सवाल कलीमुल हफीज साहब के हैं, सवाल इनसे भी पूछा जाएगा और सवाल सेंटर के जिम्मेदारों से भी पूछा जाएगा और सवाल हर मेंबर से पूछा जाएगा, क्योंकि अगर सवाल उमर फारूक से हो सकता है, सवाल माफ कीजिएगा मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सहाबा कर सकते हैं कि अल्लाह के रसूल क्या नमाज कम कर दी गई है या आप भूल गए हैं। तो सिराज साहब हो या कलीमुल हफीज साहब हो या मोहम्मद अहमद हो, सवाल सबसे होना चाहिए, सवाल अदब के दायरे में होना चाहिए, अखलाकियात को पामाल नहीं करना चाहिए, लेकिन सवाल का अमल जारी रहना चाहिए, तभी सेल्फ करेक्शन हो सकता है। आप देखते रहिए वतन समाचार, और जरूर कैसी ये वीडियो हमारी आपको लगी कमेंट बॉक्स में अपनी राय दें, और साथ ही आप अपनी जिंदगी को एंजॉय करें।